मुश्किलों में जन्मा एक वीरान, रॉव का जन्म। साल 1968 भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां बदलाव ही एकमात्र सच्चाई थी। 1961 में चीन के साथ हुए युद्ध की गूंज अभी तक सुनाई देती थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसी दौरान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉव का जन्म हुआ। एक समर्पित विदेशी खुफिया एजेंसी बनाने का फैसला एक मजबूरी बन गया था। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही खुफिया व्यवस्था अब नाकाफी साबित हो रही थी और रॉव ने एक सक्रिय और बाहरी दुनिया पर केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था की नींव रखी। रॉव को विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और भारत के हितों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। ठगों से लेकर जासूसी तक एक ऐतिहासिक कायापलट। रॉव की जड़ें हमें ब्रिटिश राज में ले जाती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की शुरुआत ठगी और डकैती विभाग से हुई थी, जिसे अंग्रेजों ने 1830 में स्थापित किया था। कुख्यात ठगी पंथ को खत्म करने के उद्देश्य से बना यह विभाग भारत में संगठित खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के शुरुआती चरणों का प्रतिनिधित्व करता था। ठगी और डकैती विभाग 1878 में आपराधिक खुफिया विभाग CID में बदल गया। CID ने कई तरह की आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें राजनीतिक असंतोष भी शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध के साथ एक समर्पित खुफिया एजेंसी की आवश्यकता बहुत बेआइच आ गई थी। CID का 1920 में पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर केंद्रीय खुफिया ब्यूरो CIB रखा गया। औपनिवेशिक युग के इन संस्थानों की विरासत ने भारत की आजादी के बाद की खुफिया सेवाओं को बहुत प्रभावित किया। पहचान के बदलते रूप भारत की खुफिया एजेंसी के कई नाम। रॉव के निर्माण का रास्ता कई बदलावों और नाम परिवर्तनों से होकर गुजरा। रॉव के शुरुआती अग्रदूतों में से एक सेंट्रल स्पेशल ब्यूरो CSB था, जिसे 1943 में संजीवी पिल्लई के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। CSB को संवेदनशील खुफिया मामलों, खासकर पाकिस्तान से जुड़े मामलों को संभालने का काम सौंपा गया था। हालांकि इस नई एजेंसी का अस्तित्व बहुत कम समय के लिए रहा और 1 साल के भीतर ही इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में मिला लिया गया। 1968 के भारत चीन युद्ध के बाद एक समर्पित विदेशी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता और भी ज्यादा बढ़ गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सेंट्रल काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन CCID की स्थापना की, जिसका नेतृत्व रामेश्वर नाथ काव ने किया। CCID ने रॉव बनने वाली संस्था की नींव रखी। शीर्ष पर संरक्षक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रॉव का स्थान। 1908 में स्थापित रॉव प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के तहत काम करता है। रिपोर्टिंग की यह सीधी कड़ी रॉव के काम के महत्व को दर्शाती है, जबकि RU के रोजाना के कामकाज की देखरेख सचिव अनुसंधान द्वारा की जाती है। एजेंसी अंततः प्रधानमंत्री को जवाबदेह होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में रॉव की स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के साथ उसके संबंधों से परिभाषित होती है। 1998 में स्थापित NSC रणनीतिक नीति निर्माण और संकट प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA करते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। NSC में 3 स्तरीय संरचना है: रणनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और संयुक्त खुफिया समिति। रॉव NSC को समय पर और सटीक खुफिया आकलन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और रणनीतियों को बनाने के लिए एजेंसी की अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण है। मूक रक्षक, परछाई में जीवन के जोखिम और वास्तविकताएं। एक रॉव एजेंट का जीवन गोपनीयता, त्याग और अटूट समर्पण से भरा होता है। ये लोग परछाई में काम करते हैं। उनकी असली पहचान अक्सर उनके परिवारों को भी नहीं पता होती है। वे लगातार खतरे का सामना करते हैं, खतरनाक जगहों पर जाते हैं और बहुत ही जोखिम भरे अभियानों में शामिल होते हैं। सशस्त्र बलों में अपने समकक्षों के विपरीत रॉव एजेंटों को उनकी सेवा के लिए सार्वजनिक मान्यता नहीं मिलती है। उनकी सफलताओं का जश्न गुप्त रूप से मनाया जाता है। उनके बलिदान अक्सर उन नागरिकों को भी नहीं पता होते हैं जिनकी वे रक्षा करते हैं। जोखिमों और सार्वजनिक मान्यता की कमी के बावजूद रॉव एजेंट देशभक्ति की गहरी भावना से प्रेरित होते हैं। वे समझते हैं कि उनका काम, हालांकि अक्सर अनदेखा रहता है, राष्ट्र की भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रॉव एजेंटों के लिए प्रशिक्षण बहुत कठोर होता है।
जो उन्हें उनके पेशे की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के लिए तैयार करता है। नकाब के पीछे आरओ के गुप्त अभियानों का खुलासा। आरओ भारत की अदृश्य दीवार है जो उसके गुप्त अभियानों का प्रमाण है। जबकि एजेंसी का प्राथमिक कार्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है, यह गुप्त अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुप्त अभियान विदेशों में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, बिना भारत के शामिल होने का कोई सुराग छोड़े। ये ऑपरेशन भारत समर्थक राजनीतिक गुटों का समर्थन करने से लेकर आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने तक हो सकते हैं। ऐसे मिशनों में शामिल रॉ एजेंट पूरी तरह से छिपकर काम करते हैं, अक्सर झूठी पहचान अपनाते हैं। आरओ के गुप्त अभियानों की सफलता का श्रेय इसकी कठोर चयन प्रक्रिया, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इसके एजेंटों के समर्पण को दिया जा सकता है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध आग का दरिया। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध रॉ की संचालन क्षमताओं का प्रमाण है। मानवीय संकट और भारत की सुरक्षा के लिए सीधे खतरे का सामना करते हुए आरओ ने स्वतंत्रता के लिए बांग्लादेशी संघर्ष का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरओ एजेंट मुक्ति बाहिनी गुरिल्लाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें हथियार देने में सक्रिय रूप से शामिल थे। इन एजेंटों ने पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की और गुरिल्ला हमलों को समन्वित करने में मदद की। आरओ की भूमिका खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और गुप्त समर्थन से कहीं आगे तक फैली हुई थी। एजेंसी ने बांग्लादेश के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान आरओ के संचालन की सफलता ने एक दुर्जेय खुफिया एजेंसी के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। लंका के अशांत तट श्रीलंका में आरओ का हस्तक्षेप। श्रीलंका में जातीय संघर्ष ने भारतीय नीति निर्माताओं के सामने अनोखी चुनौतियां पेश की। ऐतिहासिक शिकायतों से उपजे इस संघर्ष ने इस क्षेत्र को अस्थिर करने की धमकी दी। श्रीलंका में आरओ की भागीदारी बहुआयामी थी और संघर्ष के दौरान विकसित हुई। शुरू में एजेंसी ने लिबरेशन टाइगर्स ओनेफ, तमिल ईलम, एलटीटीई पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, आरओ की भूमिका का विस्तार एलटीटीई के विरोध में तमिल आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षित करने और उन्हें हथियार देने तक हो गया। श्रीलंका में आरओ की भागीदारी विवादों से मुक्त नहीं थी, जिसने सशस्त्र समूहों के प्रसार और हिंसा के बढ़ने में योगदान दिया। आतंकवाद की परछाई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आरओ। अपनी स्थापना के बाद से आरओ आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे आगे रहा है। 21वीं सदी में आतंकवाद विरोध और साइबर सुरक्षा पर अधिक जोर देने के साथ एजेंसी के काम का दायरा काफी बढ़ गया है। आतंकवादी संगठनों की निगरानी करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उनके नेटवर्क को बाधित करने में आरओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एजेंसी आतंकवादियों को ट्रैक करने और हमलों को रोकने के लिए दूसरे देशों के समकक्षों के साथ मिलकर काम करती है। चुनौतियों के बावजूद आरओ को अपने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं। एजेंसी को कई आतंकवादी साजिशों को विफल करने और प्रमुख आतंकवादी नेताओं को बेअसर करने का श्रेय दिया गया है। भविष्य को नेविगेट करना 21वीं सदी में आरओ। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, आरओ खुद को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाता है। एजेंसी जो कभी मुख्य रूप से क्षेत्रीय खतरों पर केंद्रित थी, अब उसे वैश्विक स्तर पर भारत के हितों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। 21वीं सदी आरओ के सामने राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं सहित एक जटिल खतरा मैट्रिक्स प्रस्तुत करती है। एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय आरओ के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आरओ को चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और समय पर खुफिया जानकारी प्रदान करने का काम सौंपा गया है। साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है और आरओ इस क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमताओं का विकास कर रहा है। एजेंसी को साइबर हमलों से भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और साइबर जासूसी का मुकाबला करने का काम सौंपा गया है। एक स्थायी विरासत, अनदेखे रक्षकों का सम्मान। आरओ अपने एजेंटों के समर्पण, साहस और अटूट देशभक्ति का प्रमाण है। ये लोग परछाई में काम करते हैं। उनके बलिदान अक्सर उन नागरिकों को भी नहीं पता होते हैं जिनकी वे रक्षा करते हैं।
यह अनिवार्य है कि हम एक राष्ट्र के रूप में आरओ और उसके एजेंटों के योगदान को पहचानें और उनका सम्मान करें। हालांकि उनके काम की प्रकृति को गोपनीयता की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें इन मूक रक्षकों के प्रति कृतज्ञता के रण को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करता है और वो राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर अपने हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।